हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास में। मैं बेगू मिश्रा। आज हम जो है स्वाध्याय कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 7, जिसका नाम है परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह। आज हम इसमें जो है जितने भी स्वाध्याय यहाँ पर दिए हुए हैं, स्वाध्याय में सभी प्रश्न जो हैं उनको हल करने वाले हैं। तो आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अगर आप उसको पूरा समझना पढ़ना चाहते हैं तो पूरा वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए। तो देखिए, आज स्वाध्याय में जो है पहला प्रश्न दिया है, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र का बारीकी से निरीक्षण कीजिए और नीचे दी गई तालिका पूर्ण कीजिए। जिसमें कि ये कॉलम बनाया गया है जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन चक्र के बारे में, देखिए मैं इसको जूम इन कर देती हूँ। आपको जैविक प्रक्रिया और इसके अजैविक प्रक्रिया को लिखना है। तो ये इस प्रश्न का उत्तर मैं आपको बाद में देती हूँ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं दूसरा प्रश्न। निम्नलिखित गलत कथनों को सही करें तथा उसका पुनर्लेखन करें, अपने कथनों का समर्थन कीजिए। तो चलिए पहले इसमें जो है क्या क्या दिया हुआ है। पहला है, आहार श्रृंखला में मांसाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय पोषण स्तर होता है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से प्रश्नों को दिया गया है। ये दूसरा प्रश्न है कि खाद्य श्रृंखला में मांसाहारी प्राणियों का, तो इसका उचित कथन होगा कि खाद्य श्रृंखला में शाकाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय पोषण स्तर होता है, जबकि मांसाहारी का नहीं होता। किसका होता है? शाकाहारी प्राणियों का पोषण स्तर द्वितीय होता है। प्रथम पोषण स्तर स्वपोषी, यहाँ पर दिया हुआ है, स्वपोषी उत्पादक वनस्पतियों का होता है। शाकाहारी प्राणी उसे पोषक द्रव्य ग्रहण करते हैं। इन प्राणियों को मांसाहारी प्राणी खाते हैं और इसलिए मांसाहारी प्राणियों का द्वितीय पोषण स्तर होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। इसी क्रम में दूसरा प्रश्न भी दिया हुआ है। दूसरे प्रश्न में क्या दिया हुआ है कि पोषण पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशीय माना जाता है। तो इसका भी आंसर है, देखिए ये प्रश्न आपके बुक में यहाँ पर दिया हुआ है कि पोषण पदार्थों का एक दिशीय माना जाता है, ये दूसरा वाला है। तो इसका आंसर भी देखिए यहाँ पे स्क्रीन पर आपको पूरा दिख रहा है। मैं पढ़ूंगी तो ज़्यादा टाइम जाएगा, आप इसको जो है वीडियो को इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर मैं देखिए इसका उचित कथन मैं बता देती हूँ। क्या होगा कि पोषण पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशीय नहीं होता है। देखिए, ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है लेकिन पोषण पदार्थों का प्रवाह एक दिशीय नहीं होता है। तो ये सेंटेंस गलत है। इसका सही क्रम होगा कि पोषक पदार्थों का परितंत्र में प्रवाह एक दिशीय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? इसका ये पूरा रीजन दिया हुआ है कि परितंत्र में ऊर्जा एक दिशीय प्रवाह होता है। परितंत्र के विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा प्रवाह एक ही दिशा में होता है। सूर्य की ऊर्जा से सीधे सरोक्ष भक्षकों तथा ऊर्जा संक्रमित होते समय विपरीत दिशा में कभी नहीं आती। पोषक द्रव्य केवल उत्पादक की ओर से भक्षक की ओर जाते हैं। विघटकों की सहायता से पुनः पोषक द्रव्य भक्षक से उत्पादकों को मिल सकते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें जो है दूसरे प्रश्न में तीसरा पार्ट यहाँ पर देखिए बुक में दिया हुआ है कि परितंत्र की वनस्पति को प्राथमिक भक्षक कहा जाता है। तो इसका जो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपके दिख रहा है, तीसरा है कि परितंत्र की वनस्पति को प्राथमिक भक्षक कहा जाता है। तो इसका कथन जो सेंटेंस होगा वो परितंत्र की वनस्पति के प्राथमिक भक्षक नहीं होते। ठीक है, क्यों नहीं होते? सूर्य की ऊर्जा की सहायता से प्रकाश संश्लेषण करने वाली ये वनस्पतियाँ क्या होती हैं? स्वपोषी उत्पादक होती हैं। शाकाहारी प्राणी केवल प्राथमिक भक्षक होते हैं। ठीक है, तो परितंत्र में वनस्पतियों को प्राथमिक भक्षक कहा जाता है। तो परितंत्र की वनस्पतियों के प्राथमिक भक्षक नहीं होते, वनस्पतियों में प्राथमिक भक्षक नहीं होते, केवल जो शाकाहारी प्राणी होते हैं वो प्राथमिक भक्षक होते हैं। ठीक है, क्योंकि वनस्पतियाँ क्या होती हैं? स्वपोषी होती है। इसके अलावा इसी टाइप का जो है एक्स्ट्रा प्रश्न भी दिया है। ऐसा एग्जाम में आपसे जो है एक्स्ट्रा में पूछ सकता है तो बुक का ही लेकिन थोड़ा अलग बनाया गया है। जैसे अवसाद चक्र की गति वायु चक्र से अधिक होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा वायु चक्र की गति अवसाद चक्र से अधिक होती है। ठीक है, उल्टा हो जाएगा। इसके बाद वातावरण में ऑक्सीजन गैस का परिणाम सबसे अधिक होता है। तो वातावरण में ऑक्सीजन का नहीं, नाइट्रोजन गैस का परिणाम सबसे अधिक होता है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन 21% होती है जबकि नाइट्रोजन 78% होता है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। तो ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हो गए हैं, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। इसके बाद हम आते हैं तीसरे प्रश्न पर जिसमें दिया है कि कारण बताइए। किसका कारण बताना है? कि परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, हमें ये कारण बताकर लिखना है। तो इसका आंसर आप यहाँ पर देख सकते हैं। देखिए कैसे है, कारण लिखो। तो कारण में हमें क्या लिखना है? देखिए ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है, तो ऊर्जा
का महत्वपूर्ण स्रोत सूर्य है। सभी परितंत्र के लिए उत्पादक हरित वनस्पतियाँ सौर ऊर्जा का मुख्य परिमाण भोजन के स्वरूप में संग्रहित करके रखती है। यह ऊर्जा एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक संक्रमित की जाती है। विघटकों के द्वारा इसमें कुछ ऊर्जा ऊष्मा के रूप में बाहर निकाल दी जाती है। इसमें से कोई भी ऊर्जा सूर्य की ओर विपरीत दिशा में वापस नहीं जाती, अतः परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशी होता है। तो इस तरीके से इसका आंसर आप लिख सकते हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया आपका। नेक्स्ट पर देखते हैं, इसी प्रश्न में आगे दिया हुआ कि देखिए विभिन्न जैव भू रासायनिक चक्रों में संतुलन होना आवश्यक है। तो यहाँ पे संतुलन होना आवश्यक है, ये जो है प्रश्न है, तो यहाँ पे भी वही है, संतुलन होना आवश्यक है। दूसरा है स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर होगा। अब वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोटबुक पर राइट डाउन करके लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। देखिए प्रकृति में विविध जीव भू रासायनिक चक्र संतुलित स्वरूप में चालू होते हैं। इसमें कार्बनिक पदार्थों से अकार्बनिक घटक पुनः वापस प्रकृति में वापस आते हैं। मिट्टी के जीवाणु तथा अन्य विघटक इन चक्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जीव भू रासायनिक चक्र के असंतुलित हो जाने पर परतंत्र ही असंतुलित हो जाएगा तथा कालांतर में नष्ट हो जाएगा। इसलिए विविध जीव भू रासायनिक चक्रों में संतुलन होना आवश्यक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी क्रम में जो है तीसरा दिया हुआ है, देखिए कि पोषक पदार्थों का परितंत्र प्रवाह चक्रीय होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर इसका भी आंसर आपको बुक में दिख रहा है कि पोषक पदार्थ में उत्पादक विविध पोषक पदार्थ मिट्टी में से प्राप्त करके भोजन जो है निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में वे अकार्बनिक पदार्थों का कार्बनिक पदार्थों में रूपांतरण करते हैं। भक्षक ये भोजन खाते हैं। भक्षकों के विधिक पोषक स्तरों से भोज्य रूपी ऊर्जा संक्रमित की जाती है। जिस समय उत्पादक या भक्षक की मृत्यु हो जाती है उस समय उनके शरीर के कार्बनिक पदार्थ पुनः विघटक सजीवों द्वारा मिट्टी में मिलाए जाते हैं। इसके साथ ही प्राणियों के मल मूत्र इत्यादि का भी विघटन करके उसमें से पोषक द्रव्य का निर्माण करने का काम विघटक करते हैं। इस प्रकार पोषक पदार्थों का परितंत्र प्रवाह चक्र रूप में होता है। तो यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। आई होप इतना क्लियर हो गया। इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न दिए हैं, जैसे कि हवा में आणविक नाइट्रोजन का परिमाण 78 होने पर भी वनस्पतियों के लिए जमीन नाइट्रोजन का मुख्य स्रोत क्यों होता है। तो इस तरीके से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा। और भी कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न हैं जो है आपको स्क्रीन पे मैं दिखा देती हूँ, देख लीजिए। अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो पॉज करके आप इसको जो है पढ़ सकते हैं, नॉलेज ही मिलेगा। विनाइट्रीकरण में ज़मीन की उपजाऊपन में कमी आ जाती है, या ऑक्सीजन को प्राणवायु क्यों कहा जाता है, या हरी वनस्पतियों के बिना ऑक्सीजन चक्र चालू नहीं रहेगा, ऐसा क्यों है, या परितंत्र की वनस्पतियों को उत्पादक कहा जाता है, ये इसका कारण बताना है, या फिर विघटक किसी भी परितंत्र के महत्वपूर्ण घटक होते हैं। ये सब इसका आंसर है। स्क्रीन पर आंसर भी आपको दिख रहा है। तो ये एक्स्ट्रा प्रश्न आप पढ़ लेते हैं। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या दिया है कि अपने शब्दों में आकृति स्पष्टीकरण कीजिए, जैसे कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र और ऑक्सीजन। यहाँ पर देखिए कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन चक्र, ये चौथा प्रश्न है। तो यहाँ पर देखिए कार्बन चक्र है। यहाँ पर विभिन्न चक्रों के बारे में यदि आपको पढ़ना ही है तो देखिए कार्बन चक्र है। कार्बन चक्र के बारे में यहाँ से यहाँ तक आप राइट डाउन करेंगे है। इसके बाद पॉइंट वाइज लिखेंगे। पहला पॉइंट है, यहाँ से यहाँ तक लिखेंगे, ये रिएक्शन लिखेंगे 6 CO2 + 12 H2O, हरित लवक और प्रकाश की उपस्थिति में शर्करा, पानी और ऑक्सीजन का निर्माण होगा। C6H12O6 + 6 H2O + 6 O2, जो गैस बाहर निकल जाएगी। ये पूरा आप देख लीजिए। इस तरीके से ये अपनी नोटबुक पर लिख लेंगे। ये कार्बन चक्र के बारे में हो जाएगा। कार्बन चक्र एक बार पूरा देख लीजिए, यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक है, यहाँ से यहाँ तक है। इसमें दूसरा पॉइंट और आगे भी दिया हुआ है। दूसरा पॉइंट किस तरीके से आपको पढ़ना है, देखिए यहाँ से दिया हुआ है। पेज टर्न करने पर दूसरा पॉइंट, श्वसन की प्रक्रिया में वनस्पति तथा प्राणी कार्बोज का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। उसके साथ ही कार्बन डाइऑक्साइड गैस वातावरण में छोड़ी जाती है। फिर ये रिएक्शन होगा, रासायनिक अभिक्रिया होगी। फिर किण्वन तथा अनॉक्सी श्वसन की प्रक्रिया के दौरान सूक्ष्मजीव कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है, फिर चौथा पॉइंट है, फिर पाँचवा पॉइंट है। पाँचवा पॉइंट पूरा देख लीजिए। इस तरीके से इसका आंसर आप यहाँ से यहाँ तक कर सकते हैं। तो आई होप आपको इतना आपको समझ में आ गया। अब इसी में दिया है नाइट्रोजन चक्र,
आ के नाम देकर। तो देखिए यहाँ पर स्क्रीन पर आपको नाइट्रोजन चक्र दिखाया जा रहा है। नाइट्रोजन चक्र का ये थोड़ा सा आप भूमिका लिखेंगे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडल से जमीन की ओर और जमीन से वनस्पति की ओर और वनस्पतियों से प्राणी की ओर और इस सजीवों को की ओर से पुनः भूमि और भूमि की ओर से पुनः वायुमंडल तक ऐसा चक्रीय प्रवाह लगातार चलता है और नाइट्रोजन के इस चक्रीय प्रवाह को नाइट्रोजन चक्र कहते हैं। ये तो परिभाषा हो जाएगी। इसमें कई पॉइंट्स दिए हैं, जैसे नाइट्रोजन के स्रोत क्या हैं, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण क्या है, नाइट्रोजन के स्रोत ये यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख लेंगे। इसके बाद नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, जिसमें 2 पॉइंट आते हैं, भौतिक प्रक्रिया और जैविक प्रक्रिया। मैंने आपको एक वीडियो में बताया भी है। तो भौतिक प्रक्रिया में ये क्या आपके पॉइंट्स आते हैं, जैसे बरसात में चमकने वाली बिजली के कारण हवा के नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन होता है या ऑक्सीकरण होता है और नाइट्रोजन का रूपांतरण नाइट्रोजन ऑक्साइड में या NO2 में होता है और नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस वर्षा के बरसाने वाले जल में घुल जाती है। ठीक है, इस नाइट्रस और नाइट्रिक अम्ल बनता है। ये अम्ल मिट्टी द्वारा सोख लिए जाते हैं और उस मिट्टी के अन्य तत्वों के साथ अभिक्रिया होकर नाइट्रोजन के यौगिक तैयार होते हैं। इस स्थिरीकरण को नाइट्रोजन का भौतिक स्थिरीकरण करते हैं, जिसमें क्या है, हवा का नाइट्रोजन बिजली के प्रभाव से नाइट्रोजन ऑक्साइड में बदल जाता है। फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस बरसात का पानी मिलकर नाइट्रस अम्ल और नाइट्रिक अम्ल बनता है। उसके बाद जैविक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या होकर सिम्बावर्गी मतलब फलियाँ वाली वनस्पतियाँ की जड़ों की गांठों में राइजोबियम नामक प्रजाति के सहजीवी यानी कि सिम्बियोसिस बैक्टीरिया और रहते हैं, जीवाणु रहते हैं। ये जीवाणु नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। इसी में तीसरा पॉइंट है कि मिट्टी के स्वतंत्र जीने वाले एजेटोबैक्टर तथा क्लस्ट्रीडियम जीवाणु नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। थर्ड पॉइंट भी है इसमें। थर्ड पॉइंट में क्या दिया है कि पानी में बढ़ने वाले नॉस्टॉक तथा एनाबीना नील हरित शैवाल नाइट्रोजन का जैविक स्थिरीकरण करते हैं। इसके बाद क्या है, तीसरा पॉइंट आएगा कि सजीवों द्वारा नाइट्रोजन के यौगिकों का होने वाला उपयोग। तो क्या उपयोग होगा, ये पॉइंट्स में दिया है कि वनस्पतियां नाइट्राइस तथा नाइट्रेट के रूप में मिट्टी में से नाइट्रोजन अवशोषित करती हैं तथा उसमें वनस्पतियां प्रोटीन तथा उसके अनेक नाइट्रोजन युक्त गैस तैयार करती हैं। दूसरा पॉइंट है, शाकाहारी प्राणी अपने प्रोटीन्स की आवश्यकता वनस्पतियां खाकर पूरी करती हैं और शाकाहारी प्राणी के शरीर में प्रोटीन्स का प्रथम पाचन होता है। उसमें से एमिनो अम्ल तैयार होते हैं। स्वतः के लिए आवश्यक प्रोटीन अमीनो अम्लों को पुनः संयुक्त तैयार करते हैं। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए क्या होगा, अमोनीकरण होगा, नाइट्रीकरण होगा और विनाइट्रीकरण होगा। जिसमें अमोनीकरण में देखिए क्या दिया, इसमें सजीवों के अवशेष तथा उत्सर्जित विघटन से अमोनिया मुक्त होती है। नाइट्रीकरण में अमोनिया का रूपांतरण नाइट्राइट तथा नाइट्रेट में होता है और विनाइट्रीकरण में नाइट्रोजन के यौगिक का नाइट्रोजन गैस में रूपांतरण होता है। इसके बाद क्या आता है, कार्बन चक्र हो गया, नाइट्रोजन चक्र हो गया। उसके बाद है थर्ड पॉइंट हमारा ऑक्सीजन चक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ऑक्सीजन चक्र देख लीजिए, यहाँ पर हवा की या वायुमंडल की ऑक्सीजन गैस का वातावरण से सजीवों की ओर तथा सजीवों की ओर से वातावरण की ओर चक्रीय प्रवाह सतत चालू रहता है। ऑक्सीजन के इस प्रक्रिया प्रवाह को ऑक्सीजन चक्र कहते हैं। अब ये देखिए, ये आप जो दिया हुआ है आरेखन, इसको ड्रॉ करेंगे, जिसमें देखिए कैसे वायुमंडल का ऑक्सीजन जलता है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और उसको वनस्पतियाँ लेती हैं और वनस्पतियाँ ऑक्सीजन देती हैं और वो वायुमंडल में चला जाता है या उसके श्वसन से हम लोग श्वसन से कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और वो फिर वनस्पतियाँ ग्रहण कर लेती हैं। इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, वो पॉइंट्स आपको राइट डाउन करना रहेगा। ये पॉइंट पहला, दूसरा, तीसरा, 4-5 पॉइंट हैं। तो पहला ये है, यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, दूसरा यहाँ से यहाँ तक, तीसरा यहाँ से यहाँ तक है। ये आप स्क्रीनशॉट लेकर जो है लिख सकते हैं। आगे देखिए चौथा पॉइंट क्या दिया हुआ है, यहाँ से चौथा यहाँ से यहाँ तक है और पाँचवा यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, अब हम आते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि आपको पहला प्रश्न हम देख लेते हैं। पहले प्रश्न में जो दिया है कि कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन चक्र का बारीकी से निरीक्षण करके क्या करना है आपको। यहाँ देखिए ये कॉलम जो दिया हुआ है, उस कॉलम को किस तरीके से फुलफिल करना रहेगा आपको। देखिए यहाँ पर दिया है विनाइट्रीकरण तक, ये आंसर है आपके सामने।
ठीक है। जैव भू रासायनिक चक्र में कार्बन चक्र, ऑक्सीजन चक्र, नाइट्रोजन चक्र। जैविक प्रक्रिया में ये आएगा, अजैविक प्रक्रिया में ये आएगा। जैसे कार्बन चक्र में प्रकाश संश्लेषण और शोषण विघटनों द्वारा अपघटन, ऑक्सीजन चक्र में प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण विघटनों द्वारा अपघटन, और नाइट्रोजन चक्र में विघटकों द्वारा अपघटन, जैविक स्थिरीकरण, जीवाणु अमोनीकरण और जीवाणु। ये सब चीज़ें फुलफिल करनी है। और इसमें अजैविक प्रक्रिया में ज्वलन, पानी में अवशोषण, ज्वलन, ओजोन निर्मित ऑक्साइड की निर्मित, औद्योगिक स्थिरीकरण, कारखाने, भौतिक स्थिरीकरण, बिजली, नाइट्रीकरण और तो पांचवें प्रश्न से पहले देख लीजिए कि ये केवल अगर आपको डायग्राम बनाकर भी एक्सप्लेन करना हो तो इस तरीके से आप कार्बन चक्र का पूरा ये जो आपको चक्र का पूरा बनाया हुआ है एक आलेख, उस आलेखन इसको भी बनाकर आप अपनी बात को स्पष्ट कर सकते हैं। ये देखिए, ये कार्बन चक्र का है, इसके बाद दिया है ये ऑक्सीजन चक्र का। तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको अगर प्रैक्टिस करके समझ लेते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा। ये एक बहुत अच्छा वो है। इसके बाद नाइट्रोजन चक्र का भी यहाँ पर आपको दिया हुआ है, देख लीजिए। इस तरीके से ये नाइट्रोजन चक्र का है। तो इस तरीके से आप जो है इसका डायग्राम बनाकर भी आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर देखिए एक जो है पेज नंबर आपको 82 पर आपको पेज नंबर 7.2 जो है आपका डायग्राम दिया है, जिसमें बुक में आपको ये कुछ एनिमल्स जो है बनाए हुए हैं उसका चक्र बनाना है। तो इसका आंसर यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए किस तरीके से सभी जो है प्राणी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिसमें सबसे प्राथमिक क्या है, ये क्या दिया हुआ है, पौधा, प्लांट, वनस्पतियाँ आती हैं और इनसे एक दूसरे से ये सब कैसे उसे जिसे इसी को क्या कहते हैं, खाद्य श्रृंखला कहते हैं, मतलब फूड वेब बोलते हैं। इसके अलावा भी एक और दिया था, एक चित्र आपके बुक में दिया हुआ है जो कि पेज नंबर 81 पर है। इसको यहाँ पर देखिए कैसे सूर्य का प्रकाश वनस्पतियों को, वनस्पतियों से ये टिड्डा, वनस्पतियों को टिड्डे खाते हैं, टिड्डे को मेढक, मेढक को सांप, सांप को बाज, और ये फिर से इनका क्या होता है, बाज का कवक या जीवाणु, इनकी मृत्यु के पश्चात इसका कवक या जीवाणु अपघटन करते हैं। तो इस तरीके से भी इसका आंसर हो सकता है, ये आप देख सकते हैं। और भी एक्स्ट्रा जो है प्रश्न देखिए, खाद्य श्रृंखला के कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न भी यहाँ पर दिया है। ऐसा डायग्राम आपको एग्जाम में देकर पूछा जा सकता है कि खाद्य श्रृंखला, दूसरा जैसे ये जल में खाद्य श्रृंखला होती है, या ये हरी घास की खाद्य श्रृंखला है, या ये फल जो है बंदर खाते हैं, बंदर को मगरमच्छ खा लेता है। तो इस तरह की कुछ जो है खाद्य श्रृंखलाओं के बारे में भी दिया हुआ है। खाद्य श्रृंखला यहाँ पे पहली खाद्य श्रृंखला दी हुई है, किसकी दी हुई है, अनाज को चूहा खाता है, चूहा को सांप और सांप को बाज खाता है। तो इस तरीके से ये श्रृंखला बनी हुई। तो इस तरीके से ये चीज़ों को आपको समझना है और जो है एक्स्ट्रा प्रश्न में इंक्लूड कर सकते हैं। तो चलिए हम आते हैं 5वें प्रश्न पर, विनाइट्रीकरण। ये सब चीज़ें आ जाएंगी। अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 5 पर, जिसमें दिया है, क्या दिया हुआ है कि जैव भू रासायनिक चक्रों का संतुलन बनाए रखने के लिए आप क्या प्रयास करेंगे। तो 5वें प्रश्न का आंसर यहाँ आपको देखिए दिया हुआ है कि जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बनाने के लिए कौन सा प्रयत्न करेंगे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उन पॉइंट्स का जो है यहाँ पर लिख लेंगे कि पहला पॉइंट है बगीचा, वनस्पतियाँ जैसे सभी उत्पादक स्तरों का संवर्धन करना, जंगलों का विनाश होने से रोकना, वृक्षों तथा वनस्पतियों को अंधाधुंध कटाई होने पर परितंत्र का उत्पादन कम हो जाएगी, इसलिए वनस्पतियों का ध्यान रखना। ऐसे कुछ पॉइंट्स दिए हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट भी दिया है। चौथा पॉइंट दिया है कि प्रदूषण, जंगलों की अंधाधुंध कटाई, बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य, ये सब चीज़ें, अत्यधिक उपयोग, मानव निर्मित क्रियाकलापों को तत्काल रोकना चाहिए, और ये सभी उपाय किए जाने पर ही जैव भू रासायनिक चक्र का संतुलन बनाया जा सकता है। 6वें प्रश्न में दिया है कि आहार श्रृंखला और खाद्य जाल के बीच अंतर सविस्तार जो है स्पष्ट करें। तो यहाँ पे 6वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखिए, आहार श्रृंखला और खाद्य जाल यहाँ पर देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। इसका अंतर यहाँ से यहाँ तक आपको लिखना है। तो ये वीडियो पॉज कर लीजिए और इसको आप अपने नोटबुक पर लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही सिंपल और सीधा है। कई बार मैंने आपको बताया है, इसके लिए मैं पढ़ नहीं रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। फिर 7वां प्रश्न क्या दिया है कि जैव भू रासायनिक चक्र क्या है और इसके प्रकार बताकर जैव भू रासायनिक चक्रों का महत्व स्पष्ट कीजिए। तो जैव भू रासायनिक चक्र का महत्व जो स्पष्ट करने प्रकार बताकर महत्व स्पष्ट करना है, वो यहाँ पर इसका आंसर दिया हुआ है। चलिए देख लीजिए।
ये रहा यहाँ पर, तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीन पर आपको इसका आंसर दिख रहा है। इसमें कई प्रकार है भू रसायन चक्र, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक इसको राइट डाउन कर लेंगे आप नोटबुक पर, ठीक है। इसके बाद आएगा यहाँ पर भू रासायनिक चक्र का दूसरा पॉइंट आएगा कि भू रासायन चक्रों के प्रकार। इस प्रकार में क्या क्या आने वाला है, भू रासायन चक्रों के दो महत्वपूर्ण प्रकार होते हैं, वायु चक्र और साधन। या भू चक्र नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा वाष्प से महत्वपूर्ण, वायु चक्र लोहा, कैल्शियम, फास्फोरस, ये महत्वपूर्ण और साधन चक्र हैं। फिर तीसरा पॉइंट लिख लेंगे, प्रत्येक परितंत्र में सौर ऊर्जा का उपयोग करके उत्पादक खाद्य जो है तैयार करते हैं। उस समय वे जमीन, मिट्टी, हवा, पानी जैसे माध्यमों से पोषक द्रव्य अवशोषित कर लिए जाते हैं। वायु चक्र में अजैविक वायु रूप से पोषक द्रव्य हवा में होते हैं और अवसादन चक्र भी भूमि में होते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला इसी क्रम में आगे बढ़ेगा, तो ये लंबा होने वाला है। जीव भू रासायन चक्र का महत्व हो जाएगा, क्योंकि इसका प्रकार भी बताना है और उसके बारे में डिटेल में लिखना है, तो ये पॉइंट पूरा आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद पांचवा पॉइंट पर आए, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण का क्या अर्थ होता है। ये एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ऐसा पूछा भी जा सकता है, अलग से पूछा जा सकता है। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये एक ही प्रश्न का उत्तर 7 क्वेश्चन का आंसर है, पॉइंट वाइज दिया हुआ है, 5वें पॉइंट पर है, और ये अलग से भी प्रश्न पूछा जा सकता है एग्जाम में आपको। तो इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा। फिर 6वां पॉइंट है कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन से सूक्ष्मजीव सहायता करते हैं, तो इसका आंसर यहाँ से आपको यहाँ तक लिखना पड़ेगा, समझना है। और इसके बाद वो जैसे कुछ जीवों के नाम है, एजोटोबैक्टर, एनाबेना, नॉस्टॉक, क्लस्ट्रीडियम, उसके बाद राइजोबियम, ये सब कुछ सिम्बियोटिक यानी कि सहजीवी हैं। उसका फिर 7वां पॉइंट है कि प्राकृतिक सरल रेखिक खाद्य श्रृंखला बहुत कम दिखाई देती है, तो इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से यहाँ तक देख लेंगे। इसमें भी, इसके अंदर भी एक दो पॉइंट है और आगे के पॉइंट भी दिए हुए हैं, तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट, और इसके बाद इस तरीके से खाद्य श्रृंखला बहुत कम दिखाई देती है। तो इस तरीके से हमारा 7वां प्रश्न जो है देख लीजिए आप, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम आएंगे 8वें प्रश्न पर। 8वां प्रश्न क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि वनस्पतियों की ओर से सरोज भक्षक तक ऊर्जा का प्रवाह होते समय ऊर्जा के परिणाम में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। इसमें प्रश्नों के 100 उदाहरण उत्तर देने हैं। तो यहाँ पे ये पहला किस प्रकार के अंतर दिखाई पड़ता है, तो पहला दिया है किस प्रकार का परिवर्तन होता है, तो वही किस प्रकार का अंतर होता है। तो ये यहाँ से यहाँ तक इसका आंसर हो जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका आंसर आप जो है लिख सकते हैं। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद इसी में अंतर क्या होता है, भक्षक की ऊर्जा का प्रभाव होते समय ऊर्जा के अनुपात में क्या अंतर होता है, तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा है कि परितंत्र के ऊर्जा प्रवाह और पोषक द्रव्यों के प्रवाह में अंतर दीजिए। तो देखिए ऊर्जा प्रवाह और पोषक द्रव्य प्रवाह में अंतर, ये दूसरा है। यहाँ पे देखिए ऊर्जा प्रवाह और पोषक द्रव्य प्रवाह में क्या अंतर है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। इधर ऊर्जा प्रवाह है, परितंत्र में पोषक द्रव्य प्रवाह है। परितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह एक दिशीय होता है, जबकि परितंत्र में पोषक द्रव्य का प्रवाह चक्रीय होता है। फिर सौर ऊर्जा से विविध भक्षक स्तर में से क्रमशः आगे संक्रमित होते हैं। पोषक द्रव्य उत्पादक की ओर से प्राथमिक भक्षक की ओर तथा वहाँ से अगले भक्षक स्तरों में संक्रमित होते हैं। अपघटक सूक्ष्मजीव पोषक पदार्थों को चक्रीय रूप में पुनः उपलब्ध कर देते हैं। इसके बाद लास्ट पॉइंट आपका रहेगा कि तीसरा पॉइंट, ऊर्जा के कुछ भाग का उपयोग नहीं होता, उसे वातावरण में वापस कर दिया जाता है, जबकि परितंत्र में पोषक द्रव्यों का विनाश नहीं होता है। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं, उत्पादक तथा भक्षक को ही क्या बोलते हैं, उपभोक्ता, इसमें अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये भी आपके स्क्रीन पर इसका आंसर दिख रहा है, इसको भी आप अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा प्रश्न आप देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि खाद्य श्रृंखला तथा उसकी ऊर्जा वहन का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने और कब किया था, या सर्वप्रथम किसने कब तथा किस का अध्ययन करके पारिस्थितिक पिरामिड की परिकल्पना की थी, तो चार्ल्स एल्टन नामक वैज्ञानिक ने 1927 में की थी। उसके बाद क्या दिया है, उभयाहारी का क्या अर्थ होता है, तो उभयाहारी मतलब जो भक्षक वनस्पति तथा प्राणी, ओमनीओरस यानी कि सर्वाहारी जो होते हैं, दोनों खाद्यों को उपयोग करते हैं, उसे उभयाहारी कहते हैं। उसके बाद कुछ और भी छोटे छोटे प्रश्न हैं कि परितंत्र का क्या अर्थ होता है, या जैव भू रासायनिक चक्र क्या होता है,
या फिर यहाँ पर देख लीजिए ऐसे छोटे छोटे प्रश्न हैं कि ऊर्जा का पिरामिड क्या दर्शाता है, या परितंत्र के 2 महत्वपूर्ण गुण धर्म कौन कौन से हैं। तो इस तरीके के प्रश्नों का आंसर भी आप जो है दे सकते हैं। यहाँ पे देखिए फिल इन रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, यहाँ पे कुछ रिक्त स्थान दिए हैं, उसका आंसर भी नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरीके से जो है आप एक्स्ट्रा प्रश्नों को भी पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद फ्रेंड्स। मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जो है चैप्टर लेकर आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।